बंदा एसी बढ़ा दो जरा। चैप्टर नंबर 4, फंडामेंटल्स ऑफ रिसर्च क्या है वो बताते हैं। डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेशन। सबसे पहले आपको इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन के बीच का डिफरेंस बताते हैं। इन्वेस्टिंग क्या है? फोकसिस। इन्वेस्टिंग में क्या होता है, आप फोकस करते हैं ऑन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। आपका फोकस ये रहता है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डाल रहा हूं जिससे मेरी वेल्थ क्रिएट हो जाए। वेल्थ किसे बोलते हैं? सर मैं 1-1 हजार करके डालूंगा और 1 करोड़ इकट्ठे हो जाएंगे। जो बंदा 1-1 हजार करके डाल रहा है और वो 1 करोड़ का टारगेट लेकर चल रहा है उसके लिए वो वेल्थ है। और जो बंदा 10-10 हजार करके डाल रहा है और 10 करोड़ का टारगेट लेकर चल रहा है उसके लिए वो वेल्थ है। 10 हजार वाले के लिए 1 करोड़ वेल्थ नहीं है, 10 हजार वाले के लिए 10 करोड़ वेल्थ है। और जो बंदा डाल ही 50-50 हजार करके रहा है तो वो 500 करोड़ की सोच के चल रहा है। तो जितनी ज्यादा अमाउंट आप डालेंगे वो फिर उसका टारगेट भी उतना ही गुना लेना है। तो जो कई गुना वेल्थ बन जाती है, कई गुना पैसा इकट्ठा हो जाता है लॉन्ग टर्म में, उसी को बोलते हैं वेल्थ। एक आदमी है सर मैं 100 रुपए महीना दे रहा हूँ और उसका टारगेट है सर मेरे 50 लाख इकट्ठे हो जाए, तो ये वेल्थ है उसके लिए, क्योंकि दे भी तो 100 रुपए रहा है ना। 50 लाख या 10 लाख या 15 लाख उसका टारगेट है 100 रुपए से, तो वो उसके लिए वेल्थ है। तो वेल्थ मतलब छोटी अमाउंट से बहुत बड़ी अमाउंट इकट्ठी करना, बहुत बड़ी अमाउंट का टारगेट लेके उसे यूज करना, उसे बोलते हैं वेल्थ क्रिएशन। तो इन्वेस्टिंग उसे ही बोलते हैं। इसके लिए आप क्या करते हो? बाई परचेजिंग एसेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट खरीदते हो। एसेट्स क्या हो सकती है? स्टॉक या शेयर हो सकते हैं, बॉन्ड हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकते हैं। एंड होल्डिंग देम फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स, ओफन ईयर्स और डिकेड्स। डिकेड्स का मतलब होता है 10 ईयर्स, और डिकेड्स का मतलब कई सारे डिकेड्स, मतलब कई सारे 10 साल, 40-50 साल, 30 साल के लिए यूज आपने उन्हें होल्ड करना। इसका मतलब इन्वेस्टिंग का बेसिक फंक्शन क्या है? लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना, और वो कम से कम 5 साल, 10 साल, 15 साल होना चाहिए। उसी को हम इन्वेस्टिंग बोलते हैं। उसमें आपका टारगेट थोड़ा बड़ा रहता है पैसे का। इन्वेस्टिंग का थोड़ा सा और, इन्वेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव है बिल्ड वेल्थ ग्रेजुअली ओवर टाइम। टाइम होरिजन 3 साल लिखा हुआ है लेकिन मिनिमम 5 साल होना चाहिए, बुक्स के हिसाब से वो 3 साल है। रिस्क लेवल मॉडरेट टू लो रहता है। क्यों? जब आप इतने साल तक रखोगे तो अगर कभी मार्केट गिर भी गई तो वो वापस बढ़ जाएगी, तो इसलिए फिर रिस्क हाई तो कभी होता ही नहीं है। ये मॉडरेट टू लो, मतलब मॉडरेट टू लो का मतलब क्या हो गया? एवरेज से लेके कम ही रिस्क रहता है। लॉस होने के चांसेस तो ना के बराबर है। अब कौन सी एसेट टाइप आपने ली उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका रिस्क कैसा रहेगा। डिसीजन कैसे लेते हो आप? इसके लिए आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, जो मैं आपको इस पूरी बुक में सिखाने वाला हूँ। टेक्निकल एनालिसिस कभी भी इन्वेस्टिंग के लिए नहीं किया जाता। अच्छा, आप में से कौन कौन है जब कोई देखना चाहता है यार ये वाला शेयर 5 साल के लिए होल्ड करना है, तो ग्राफ देख के पता लगाता है 5 साल का, पिछले 5 साल का ग्राफ देख के पता लगाता है अगले 5 साल होल्ड करना चाहिए कि नहीं? कौन कौन है ऐसा? सर 5 साल लॉन्ग टर्म में क्या ग्राफ देखेंगे? शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं कि हाँ मंथली चार्ट कैसा बनना है, कोई भी ईयरली कैसा है, आंसर दे। वीकली। हाँ जी विजय जी बोलिए। जी वही आपने जो बोला था कि कौन देखना चाहता है उसके लिए मैंने रेस किया। आप देखते हैं जी तो गलत करते हैं, आज के बाद मत देखना। जो चार्ट बने हैं ना, इनका बेसिक समझ लीजिए। चार्ट पार्ट कुछ नहीं था, किसी काम का नहीं है, किसी बुक में नहीं लिखा है। जितना भी पढ़ाया जाता है ये आपने और मैंने ही बनाया, अपने आप रूल बना दिए। कोई लॉजिक नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी में क्लियर नहीं हुए कि ये वही लॉजिक पढ़ाने हैं। किसी कोर्स के अंदर नहीं पढ़ाए जाते। एनआईएसएम का कोई भी कोर्स नहीं जिसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाया जाता हो, ना एनआईएसएम का है ना किसी और तरह का। ये जितने इंस्टीट्यूट चल रहे हैं सब फ्रॉड है। जितने टीचर पढ़ा रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस वो सब अपने आप के रूल बनाए हुए हैं उनके, और वही आपको सिखाए जा रहे हैं। और जितने चैनल पे बताया जाता है ना ये पैटर्न वो पैटर्न वो पैटर्न, सब बेकार है। लेकिन फिर भी का अच्छी चीज है, ये यूजफुल है। यूजफुल क्यों वो बता देता हूँ। सर एक आदमी था, वो भागता था, और भागते 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 जैसे ही वो अपनी लास्ट लाइन पे पहुंचता था तो उसके मन में एक डर आ जाता था कि कहीं मैं हार तो नहीं जाऊंगा। और जैसे ही उसे डर लगता था उसके पैर आपस में ही लड़खड़ाते थे और वो गिर जाता था। तो जहां वो सेकंड आ सकता था वो हार ही जाता था। फिर ऐसे दोबारा हुआ, फिर ऐसे दोबारा हुआ, फिर ऐसे दोबारा हुआ। तो उसके कोच ने कहा कि अब से जब तू बिल्कुल लास्ट लाइन पे जा रहा हो तो अपनी आंखें बंद करके भागना है। तू आंखें बंद करके भागेगा और तू ही जीतेगा। बस मेरी ये वाली बात याद रखियो, आंखें बंद करके भागेगा तू ही जीतेगा। वो सच में आंखें बंद करके भागा और वो जीत गया, क्योंकि उसे डर लगा ही नहीं इस बार हारने का।
तो अब वो एक रूल बन गया। अब उसे देख के चार बंदे और मैं आंखें बंद करके भागू और जीतू, कोई नाले में गिर रहा है, कोई दीवार पे टक्कर खा रहा है। अरे भैया देखो, लॉजिक हर किसी के लिए एक जैसे नहीं हो सकते। एक के लिए लॉजिक था, उस पर चल गया, औरों पे नहीं चला। तो टेक्निकल वाले क्या बोलते हैं, भाई देख आंख बंद करके चलियो, अगर जीत गया तो ठीक है, नहीं जीत गया तो तेरा स्टॉप लॉस उड़ गया, फिर अगली बार दोबारा पतंग उड़ा। अब की बार अगर तूने कट गई तो कट गई, तूने काट दी तो काट दी, वरना फिर तेरी कट जाएगी। टेक्निकल एनालिसिस में एक बंदे के साथ जो हो रहा था उसे इस फंडामेंटल रूल बना दिया कि सबके साथ ऐसा होगा, और फिर ये बोल दिया अगर तेरे साथ ऐसा हुआ तो ठीक है, वरना तेरा स्टॉप लॉस उड़ गया। मतलब फिर ये जो पैटर्न था ये फेल हो गया। तो मतलब अल्टीमेटली टेक्निकल एनालिसिस कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी क्यों सिखाते हैं, मैं भी सिखा देता हूँ कभी कभी। इसलिए सिखाते हैं कि साइकोलॉजी एक चीज है। साइकोलॉजी क्या है, जिस बंदे ने, एक बंदे ने 40,000 रुपए में चांदी खरीदी, ये सोच के कि मैं जिंदगी भर बेचूंगा ही नहीं। उसने 7 साल इंतजार करा, 7-8 साल बाद 40,000 से वो 70,000 आ गई। उसने देखा अरे वाह मजेदार, 10 किलो खरीदी थी, बढ़िया प्रॉफिट हो रहा, 3 लाख रुपए का। 4 लाख की खरीदी थी, 7 लाख की हो गई। 10 किलो खरीदी थी, लेकिन उसने कहा नहीं बेचूंगा। फिर वो 80,000 हो गई, ओहो 4 लाख के 8 लाख हो गए, नहीं बेची। फिर वो 90,000 हो गई, ओहो 4 लाख के 9 लाख हो गए, डबल से भी ज्यादा। और सिर्फ कितने साल में, 9 साल में। उसने कहा नहीं अभी भी नहीं बेचूंगा। फिर वो 1 लाख हो गई, और जैसे ही 1 लाख हुई ना, जो उसने सोचा था मैं कभी बेचूंगा ही नहीं, उस 40,000 की चांदी को लिया, और जैसे ही वो 1 लाख हुई वो बेच के निकल गया। क्यों? उसे ऐसा लगा 1 लाख से ऊपर तो चांदी जाएगी नहीं। 1 लाख एक ऐसा लेवल था, राउंड ऑफ लेवल। उसे लगा यहाँ पर तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही आएगी, और आई भी थी। 1 लाख चांदी लगा के वापस 90,000 आई भी थी। तो 1 लाख पे सबने बेचा, तभी तो 90,000 आई। तो कुछ लेवल्स ऐसे साइकोलॉजी अंदर मन में घुसी हुई है कि जब ये वाला लेवल आएगा तो वहां से मतलब सब लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना, जिन्हें प्रॉफिट मोटा हो रहा होगा तो बुकिंग करेंगे ही करेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस ने एक रूल बनाया, जो राउंड ऑफ लेवल होते हैं वहां पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग आती आती है। दूसरा रूल बनाया, जहां से कोई चीज 2 बार गिर गई, वहां से तीसरी बार भी गिर सकती है, लेकिन अगर वहां से तीसरी बार ना गिरी तो ब्रेकआउट हो जाएगा, अब बहुत तेज भागेगी। तो सब साइकोलॉजिकल है। उन्होंने कहा भैया एक चीज 1,10,000 से 2 बार गिर गई, मतलब जैसे ही 1,10,000 आते लोग बेचने आ जाते तो इस बार भी आएंगे। लेकिन अगर इस बार नहीं आए, इसका मतलब जो बेचने आ रहे थे वो खत्म हो गए। अब बेचने वाला कोई बचा ही नहीं, जिसको बेचना पूछना था बिक गया। अब अगर 1,10 के ऊपर टिक गई तो अब कम से कम 1,20-25 तक जाएगी, उससे पहले कोई बेचना आएगा ही नहीं। तो काम की चीज तो है, साइकोलॉजी तो है ही ना। लेकिन ये शॉर्ट टर्म में काम करती है। साइकोलॉजी 1-2 दिन की होती है, 2 साल 4 साल 5 साल की नहीं होती। तो कभी भी अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कुछ इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, तो कभी भी टेक्निकल एनालिसिस का सहारा नहीं लेना है। कभी भी कोई पैटर्न नहीं देखना, कभी भी कोई उसके ऊपर वेटेड एवरेज का वो या कुछ भी वो नहीं लगाना, पैटर्न इंडिकेटर नहीं लगाना, कोई भी ना ही कोई चार्ट देखना है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसा काम कर रही है, कंपनी के प्रॉफिट्स कितने हैं, कंपनी आगे फ्यूचर में ग्रोथ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, ये सब चीज देखकर ही कंपनी पे पैसा लगाया जाता है। चलिए, एक कंपनी का मैंने आईपीओ लिया है 13 लॉट, 2 लाख रुपए लगाए हैं पूरे, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर 2 ही लाख लगा सकता है। इसका एलजी का, मैं नहीं कह रहा हूं आप भी लीजिए, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सर आपको 13 लॉट अलॉट भी हो गए? अलाउड नहीं पता होंगे कि नहीं, मैंने 13 लॉट अप्लाई। अच्छा अच्छा, अलाउड तो अभी क्योंकि मैंने कई बार किए हैं सर, आज तक एक भी नहीं आया। नहीं, ये बहुत बड़ा इशू है। ऐसा नहीं लगता मुझे कि एक भी नहीं आएगा 13 में से। मुझे लग रहा है कि या तो 13 के 13 ही आ जाएंगे, या आधे तो आ ही जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि बहुत बड़ा इशू है। ऐसा नहीं लगता कि ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा बहुत ज्यादा और नहीं मिलेगा, हालांकि 2 गुना तो हो भी गया है, अभी तो एक दिन बचा है। लेकिन ऐसा नहीं लगता मुझे कि नहीं मिलेंगे। 13 करे हैं तो 6 तो मिल ही जाएंगे, आधे तो मिल ही जाएंगे। मेरा मानना है 5 तो मिलेंगे, और अच्छी कंपनी है। तो टाटा कैपिटल कैसी है सर? टाटा कैपिटल भी ठीक है, लेकिन मैंने टाटा कैपिटल नहीं किया। फाइनेंस कंपनियों का भी नहीं है। अभी जियो फाइनेंस आएगा मार्केट में, और भी बहुत सारी फाइनेंस कंपनी, और आरबीआई बहुत पंगे ले रहा है। आज भी एक रूल निकाल दिया, अनसिक्योर्ड लोन पर 100% एनपीए के लिए तुम्हें प्रोविजन करना पड़ेगा। फिर कंपनी को प्रॉफिट कहां से आएगा? अब कोई भी बैंक अब अनसिक्योर्ड देने में ही दिक्कत रहेगा, अनसिक्योर्ड देगा ही नहीं। एक किस्त भी रुक गई, उसका पूरा 100% एनपीए बनाना पड़ेगा, उसका प्रॉफिट ही कम हो जाएगा। तो छोटे मोटे जो काम ये आरबीआई करता जा रहा है ना, इस वजह से बैंकिंग में और एनबीएफसी में मुझे फ्यूचर अभी नहीं नजर आ रहा है 1-2 साल। तो इसलिए मैं इनसे दूर हूं अभी।
तो इसलिए मैंने एलजी में लगाया है, टाटा कैपिटल में नहीं लगाया है। ठीक है ना, सबकी अपनी अपनी वो सोच है। मैं बैंक से दूर हूँ, कोई से भी बैंक में पैसा नहीं लगा रहा हूँ मैं इस टाइम, ना बैंक में ना फाइनेंस कंपनियों में। आइडिया बैंक आइडिया में 13 तारीख को एक डिसीजन आने वाला है, अगर वो डिसीजन आइडिया के फ्लेवर में आ गया तो डबल हो सकता है शेयर। ठीक है, मैंने तो परसों 8 रुपए पे लिया था और 8.5 पे लिया था सॉरी, और 9 पे बेच दिया था। एक ही दिन में 10% चल गया था वो, तो मैंने उसमें 40-50 हजार रुपये कमा लिए थे। 71 हजार का लॉट है उसका। इतने में भी आप फ्यूचर में ही लेते हैं, इनके इक्विटी में नहीं लेते हैं? ना, 71 हजार शेयर का एक लॉट था, 50 पैसे कमाए थे, 35 हजार आ गए थे। ठीक है ना, और भी मतलब मेरे हिसाब से वो, अगर वो डिसीजन 13 तारीख को आना है तो वो 12 मतलब डिसीजन से एक दिन पहले वो अपना 10 रुपये हो जाएगा। तो छोड़ो डिसीजन पिसीजन को, अगर किसी ने सट्टेबाजी करनी है तो 9 रुपये चल रहे 10 हो जाएगा डिसीजन से एक दिन पहले। डिसीजन उसके फेवर में आ गया तो 15 हो जाएगा, उसके अगेंस्ट में आ गया तो 7 रुपये हो जाएगा। सर ऐसे ही पिछले साल मेरे दोस्त ने 50,000 ले रखे थे साथ में, हाँ, और वो 2 रुपये बढ़ा काट के एग्जिट कर गया 15 दिन में। जब पिछली बार भी ये बढ़ बढ़ के 15 रुपए तक गया था ना, तो भी मैंने इसमें ट्रेडिंग की थी। मैंने 9 रुपए पे लेके 10 रुपए बेच दिया, तो दोबारा हाथ नहीं लगाया, फिर 15 तक गया था ये। क्योंकि अल्टीमेटली इसने जीरो होना है। इस कंपनी में कुछ नहीं रखा, गवर्नमेंट इसे कुछ नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि भाई मुकेश अंबानी को भी तो खुश रखना है। अगर आइडिया का साथ दे दिया गवर्नमेंट ने, तो मुकेश अंबानी का जियो क्या करेगा? इस वजह से आइडिया को कोई नहीं करने देगा कुछ। आइडिया को चलाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसके ऊपर जो ड्यूज पेनल्टी लगा दी गवर्नमेंट ने वो छोड़ दो। और आइडिया भी यही कह रहा है कि मेरे ऊपर से पेनल्टी हटाओ भाई। वो कह रहा है सुजलोन के ऊपर से भी तो हटाई थी तुमने, ऐसी मेरे ऊपर से हटा दो। बिल्कुल सेम दे रहा है वो, बिल्कुल केस लॉ भी बता रहा है कि बिल्कुल सेम चीजें सुजलोन के ऊपर भी तुमने उसके ऊपर से हटा दी थी, मेरे ऊपर से भी हटाओ। और अगर गवर्नमेंट हटा दे तो आइडिया कंपनी चल जाएगी। लास्ट 2-3 दिन तो सर वोडाफोन आइडिया के मतलब काफी राइज किया है, मतलब मोटा मोटी मूवमेंट किया है। क्या कह रहे हैं? मतलब वोडाफोन आइडिया में लास्ट फ्यू डेज इंक्रीमेंट पूरा बहुत हुआ है पहले से। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में वोडाफोन आइडिया का शेयर बढ़ा है। हाँ हाँ वो बढ़ा इसीलिए है ना, उसकी जो डेट थी वो कल थी, 7 तारीख थी। 7 तारीख में वो बढ़ रहा था, 6 या 7 तारीख थी। फिर सरकार, उसको कोर्ट ने कह दिया हम 1 हफ्ते बाद करेंगे इसकी सुनवाई, तो वो 6 तारीख वाली होगी 13 तारीख। तो 6 तारीख की वजह से बढ़ रहा था वो। लेकिन अब जब वो 13 तारीख कर दी, 1 हफ्ते बाद कर दिया, डेट दे दी उसे, तो अब 1 हफ्ते के लिए फिर इंतजार कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है 13 तारीख को फिर एक डेट दे देंगे वो। ऐसे ही करते करते से 15 पे पहुंचा देंगे। फिर 15 पे उठा के उसकी वो, या तो वो हाँ कर देंगे या ना कर देंगे। हाँ कर देंगे तो ये 15 की जगह 20 भी हो सकता है, और ना कर देंगे तो 15 से फिर 5 रुपए पे आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब सट्टेबाजी ही है। शर्तें लगानी हो किसी को, 1 के 100 का 1 करना हो, तो भैया लगाओ पैसा। सर पीसी ज्वेलर के बारे में सर आपका क्या राय है? ये डेट फ्री हो रही है और अभी रेट भी इसका डाउन है। पीसी ज्वेलर में एक दिक्कत ये थी कि इसमें कोई फ्रॉड पकड़ा गया था। इसमें कोई फ्रॉड पकड़ा कुछ, या शायद वो इनकम टैक्स की सर ये मेहुल चौकसे के टाइम से था, जब वो गीतांजलि और ये हुआ था ना, 2019-20 की बात है। इस वजह से पीसी ज्वेलर में हम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाने की राय नहीं देते। जिसका मैनेजमेंट ही खराब है उसे देखो ही मत। ऐसे ही कल्याण ज्वेलर में भी अभी पकड़ा गया था एक फ्रॉड। ठीक है ना, और ऐसे ही 1-2 कंपनियां और हैं, जैसे उनके बारे में तो पूछो ही मत, वो बेकार है। उनके मैनेजमेंट में ही कमी है, जैसे किंगफिशर एयरलाइंस है ना, और भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी, जैसे जी एंटरटेनमेंट है ना। तो ये कुछ कंपनीज हैं, इनके शेयर को तो कभी खरीदने की सोचिए ही मत। चलिए क्लास आगे बढ़ाते हैं, हम फंडामेंटल पे थे जी। पेन कहाँ गया मेरा? मिल गया। आगे बढ़ते हैं सर। फंडामेंटल एनालिसिस क्या करता है? इवेल्युएट अ कंपनीज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ग्रोथ पोटेंशियल। एक तो कंपनी के फाइनेंशियल्स चेक करते हैं, मैनेजमेंट कैसी है वो चेक करते हैं, और ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है ये चीज चेक करके ही हम उस कंपनी को लेते हैं। रिटर्न्स कहां से मिलते हैं? डिराइव फ्रॉम द कैपिटल एप्रिसिएशन। जो शेयर का रेट बढ़ेगा उससे आपको रिटर्न मिलेगी, डिविडेंड से मिलेगी, इंटरेस्ट से मिलेगी। एग्जाम्पल, बाइंग शेयर्स ऑफ अ ब्लू चिप कंपनी लाइक रिलायंस, टीसीएस और होल्डिंग देम फॉर 5 to 10 ईयर, इसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग समझ में आ गया आपको? पेपर में आ सकता है, कुछ केस लॉ दे देंगे, बताओ इन्वेस्टिंग है कि ट्रेडिंग, तो आपको बताना पड़ेगा। ट्रेडिंग क्या होती है वो समझते हैं। ऑब्जेक्टिव होता है ट्रेडिंग का जनरेट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। भैया आज खरीदा, 4 दिन बाद बेच दिया, 4 दिन में छोटा सा प्रॉफिट हो जाए,
उसे बोलते हैं ट्रेडिंग बाय फ्रीक्वेंटली बाइंग एंड सेलिंग एसेट्स। टाइम होरिजन बहुत शॉर्ट टर्म होता है, सेकंड्स टू वीक्स तक होता है। अब जो सेकंड वाला होता है उसे इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं, और जो वीक्स वाला होता है उसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बोलते हैं। कुछ लोग उसे स्कैल्पिंग भी बोलते हैं। रिस्क लेवल इसमें हाई होता है ड्यू टू मार्केट वॉलेटिलिटी, और डिसीजन इसमें एकदम से लेने होते हैं। इसमें टेक्निकल एनालिसिस भी आप ले लेते हो, चार्ट, प्राइस, पैटर्न, मार्केट ट्रेंड लगा लेते हो, रिटर्न्स डायरेक्ट फ्रॉम द प्राइस फ्लक्चुएशन। इसमें डिविडेंड का कोई प्रॉफिट नहीं होता, इसमें आपको प्राइस फ्लक्चुएशन का ही प्रॉफिट लेना होता है। एग्जांपल, डे ट्रेडिंग जो आप करते हो, स्विंग ट्रेडिंग जो आप करते हो, लाइक अडानी एंटरप्राइज खरीद लिया आपने, इन्फोसिस खरीद लिया और डेली प्राइस मूवमेंट से आपने प्रॉफिट बना लिया, उसे बोलते हैं ट्रेडिंग। सर एक मैंने बताया आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, एक मैंने बताया लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग को ट्रेडिंग नहीं बोलते, इन्वेस्टिंग बोलते हैं, और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को ट्रेडिंग बोलते हैं। तो सर ये स्पेक्यूलेशन क्या है, ये अभी बताएंगे। पहले बताइए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म समझ में आ गया? एलेक्सा स्टॉप स्टॉप। हाँ जी, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया अच्छे से? कंफ्यूज तो नहीं हो? अब स्पेक्यूलेशन समझाने वाला हूं, अब कंफ्यूजन शुरू होगा। अब स्पेक्यूलेशन समझाऊंगा, आपने बस डिफरेंस चेक करना है ट्रेडिंग और स्पेक्यूलेशन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन शुरू हो जाएगी अब स्पेक्यूलेशन और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है, और पेपर में स्पेक्यूलेशन और ट्रेडिंग के बीच का डिफरेंस ही आता है। तो अब मैं स्पेक्यूलेशन बताऊंगा, ध्यान से समझेंगे। स्पेक्यूलेशन को हिंदी में बोलते हैं सट्टेबाजी। क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? होता है क्विक प्रॉफिट बाय टेकिंग हाई रिस्क पोजीशन बेस्ड ऑन द मार्केट। मुझे ध्यान समझिए, आपके अकाउंट में 100 रुपए थे, आपने 100 रुपए की शेयर खरीदे और जब वो 105 हुए बेच दिए 3 दिन में, ये तो है ट्रेडिंग। आपके अकाउंट में 100 रुपए थे लेकिन आपने 1000 रुपए के शेयर खरीदे मार्जिन यूज करके, और जब वो 1000 वाले 1050 हो गए 3 दिन में, तो आपने बेच दिए। जब 100 रुपए के साथ 100 रुपए की चीज खरीदते हो उसे ट्रेडिंग बोलते हैं, लेकिन 100 रुपए अकाउंट में और सीधा 1000 रुपए खरीद रहे हो, ऐसा कैसे खरीद सकते हो? तो मार्जिन यूज करके खरीदोगे, या फ्यूचर में खरीदोगे, या फिर ऑप्शन में खरीदोगे। यानी कि जब आप 1 रुपए से 10 रुपए की चीज खरीदते हो, 3 चीजों से खरीद सकते हो, या तो मार्जिन यूज करके, या फ्यूचर में, या ऑप्शन में, तो फिर उसे बोलते हैं स्पेक्यूलेशन। टाइम ओरिजिन इसका हार्स टू वीक ही होता है, बिल्कुल स्पेक्यूलेशन की, बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की तरह। रिस्क लेवल भी इसका हाई होता है, डिसीजन बेसिस भी सेम होता है, जैसे मैंने बताया था। हाई रिटर्न्स बट विद इक्वलिटी हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है इसके अंदर। बाइंग ऑप्शंस बिफोर अर्निंग अनाउंसमेंट, जैसे मान लो कोई कंपनी का प्रॉफिट आने वाला है, आपने उससे पहले क्या कर लिया, आपने उसका वो खरीद लिया ऑप्शन, तो इसे बोलते हैं सट्टेबाजी। तो सट्टेबाजी और ट्रेडिंग का मेन डिफरेंस क्या है? ट्रेडिंग में आप करते हो तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ही हो, लेकिन जितने पैसे होते हैं उतने से ही करते हो। 100 रुपए है तो 100 या 110 तक की चीज खरीदते हो, तो उसे बोलते हैं ट्रेडिंग। लेकिन 100 रुपए से 1000 रुपए की आइटम खरीदोगे मार्जिन यूज करके, या फिर स्पेक्यूलेशन को करके, फ्यूचर यूज करके ऑप्शन से, तो फिर उसे हम बोल देंगे स्पेक्यूलेशन। बात समझ में आ गई? स्पेक्यूलेशन और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? सर सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। अभी जो भी हम कैश में करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए वो ट्रेडिंग है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में खरीदेंगे, नहीं तो एमटीएफ यूज करेंगे तो वो स्पेकुलेशन है। अगर क्वांटिटी जरूरत से ज्यादा ली होगी तो, अगर अकाउंट में लाख रुपया है, आपने फ्यूचर में 50,000 की पोजीशन बनाई, तो वो ट्रेडिंग ही है। हाँ, लेकिन 1 लाख रुपए से 10 लाख की पोजीशन बना ली, तो फिर वो स्पेकुलेशन है। और शॉर्ट टर्म के लिए बनाओगे आप, फट से या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, सब कर लोगे, वो स्पेकुलेशन है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर लेकिन मार्जिन तो अभी होता ही नहीं है, तो इसमें इतना ज्यादा बड़ी पोजीशन कैसे ले सकते हैं हम? मार्जिन मिल जाता है, 1 पे 3 मिल जाता है। अच्छा, अगर आपके अकाउंट में लाख रुपया, आप 3 लाख का माल ले सकते हो, बड़े आराम से ले सकते हो। एंजल एंजल 10 चार भी मिलते हैं सर कभी कभार, मैं कह रहा हूँ 10 किसी गुना किसी मिलता ब्रोकर। है। इंट्राडे करके ऑर्डर मारो, 10 गुना मिलता है। हाँ डिलीवरी के लिए 3-4 गुना है, लेकिन इंट्राडे के लिए 10 गुना है। म्यूट कीजिएगा। हाँ जी, एडी जी क्वेरी बोलिए। सर तो डेली आई मीन इंट्राडे ट्रेडिंग जो कैश में करते हैं वो स्पेकुलेटिव हो गया, और ऑप्शंस को वो हो गया अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया पड़ा है और आपने 10 लाख ट्रेडिंग। की इंट्राडे ट्रेडिंग करी, तो वो ट्रेडिंग ही है। लेकिन अगर आपके अकाउंट में 10 लाख था लेकिन आपने 1 करोड़ का शेयर खरीदा, तो वो स्पेकुलेशन है। क्लियर? नहीं, अगर मार्जिन लिया तो वो स्पेकुलेशन है सर। हाँ, अगर आपने मार्जिन ओके। किया बहुत ज्यादा, 3-4 तो वो स्पेकुलेशन है। अगर आपके अकाउंट में 10 लाख, आपने 12 लाख की शेयर खरीदे, तो वो ट्रेडिंग ही है। ओके। ट्रेडिंग मतलब जितनी जरूरत है, तो ट्रेडिंग।
चद्दर थी, पैर पसार लिए बड़े, तो फिर वो स्पेकुलेशन। ओके सर। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट और क्लियर होगा अभी। चलो फिर से जरा इन तीनों का मीनिंग देख लेते हैं सर। ऑब्जेक्टिव, इसमें लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन होता है, इसमें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, इसमें हाई रिस्क क्विक प्रॉफिट होता है। इसमें टाइम होने 3 साल का मिनिमम होता है, इसमें मिनट्स 2 वीक और इसमें आवर्स 2 वीक्स। इसमें रिस्क लेवल लो टू मॉडरेट, इसमें बहुत हाई होता है, उसमें तो सबसे ज्यादा हाई होता है। इसमें कैपिटल ग्रोथ तो होती है, प्रॉफिट और डिविडेंड भी होता है, इसमें प्राइस मूवमेंट से होता है, इसमें हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है। डिसीजन बेस में फंडामेंटल से चलता है, इसमें टेक्निकल से चलता है, इसमें तो कुछ भी नहीं चलता है, तो सट्टा है। इसमें तो चलता है भगवान का नाम लिया और ले कर दिया काम। इसका एग्जांपल है म्यूचुअल फंड और स्टॉक, इसका इंट्राट्रेडिंग, इसका डेरिवेटिव और ऑप्शंस। चैप्टर खत्म नहीं हुआ, सिर्फ इस एक पॉइंट के जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो बनाए। चलो एक दो करते हैं। व्हाट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिंग? नीचे आंसर देखे बिना बताओ, प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिंग क्या है? टू मेक लॉन्ग टर्म वेल्थ सर। वेरी गुड। Which of the following involves holding asset for a longer period to gain returns through capital appreciation and dividend? बताओ क्या आंसर? इन्वेस्टिंग सर। सब बोलिए आंसर जिसको पता है। जी सर। Purpose of trading? शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट लेना सर। कौन सा वाला है? बी बी। वेरी गुड। Speculation primarily involves हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न्स। चार ऑप्शन पढ़ लिया करो, कभी कभी दूसरा भी आंसर हो सकता है। सर बी है। बी है, वेरी गुड। बाकी सारे पढ़ लिए, उसके बाद लगा नहीं कोई होगा, बी ही है। टेक्निकल एनालिसिस बताओ, विच अप्रोच यूजेस टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस किसमें यूज करते हो आप? ट्रेडिंग सर। अभी पढ़ाया था, ट्रेडिंग में करते हैं। स्पेकुलेशन में तो भगवान जी का नाम लेते हैं और काम शुरू। इन्वेस्टमेंट में आप फंडामेंटल देखते हो, ट्रेडिंग ही होता है जिसमें टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। अच्छा, वैल्यू इन्वेस्टमेंट क्या है? सर जब कोई कंपनी डिस्काउंट पे मिल रही है, उसकी फंडामेंटल सब ठीक है, लेकिन अभी कुछ इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग है या इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट है सर। वेरी गुड, लॉन्ग टर्म होती है। Which type of investment generally carries the lowest risk? Lowest risk किसमें रहता है? इन्वेस्टिंग में सर। वेरी गुड। अभी समझाया था ना, जब लंबे टाइम के लिए रखते हो ज्यादातर प्रॉफिट ही होता है। प्राइमरी रिस्क इन स्पेकुलेशन इज मार्केट मूवमेंट सर, तो उसका कुछ आंसर होगा नीचे ऑप्शन से। वॉलेटिलिटी इन मार्केट, मार्केट रिस्क। कौन सा है? सी है कैपिटल और जो ये आंसर है सर। बी सर। बी लग रहा है। जब मार्केट रिस्क क्या होता है ये बताओ। मार्केट रिस्क सर की प्राइस फ्लक्चुएशन सर। तो प्राइस फ्लक्चुएशन का रिस्क तो इन्वेस्टमेंट में भी होता है, ट्रेडिंग में भी होता है और स्पेकुलेशन में भी होता है। तो मार्केट खाली स्पेकुलेशन में नहीं होता। स्पेकुलेशन का रिस्क ये होता है कि प्राइस फ्लक्चुएशन चाहे थोड़ी होगी, लेकिन अभी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। पैसे डबल भी हो सकते हैं और खत्म भी हो सकते हैं। हाई प्राइस मूवमेंट बिकॉज यू हैव टेकन द 10 टाइम्स ऑफ योर कैपिटल। पोजीशन तो प्रॉफिट भी 10 टाइम्स होगा और लॉस भी 10 टाइम्स होगा। तो इसका आंसर भी बड़ा वाला है। एकदम सर स्पाइक मार गया। हाँ, एकदम स्पाइक लगा 200 पॉइंट का निफ्टी का और सारे एसएलएट हो गए एक बार में आपके अकाउंट खाली। हाँ, जिसका हुआ है उसे पता है। इन ट्रेडिंग प्रॉफिट्स आर यूजुअली डिराइव्ड फ्रॉम ट्रेडिंग में सी सर, शॉर्ट शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस। तीसरा सर। मतलब मैं बढ़िया पढ़ाता हूँ, सारे सही बता रहे। Which of the following strategy is most suitable for risk averse investor? रिस्क एवर्स इन्वेस्टर जो रिस्क कम लॉन्ग टर्म बी सर। आंसर बी सर। देखो, जो बंदा रिस्क कम लेना चाहेगा वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेगा, वो भी ब्लू चिप स्टॉक में। एवर्स का मतलब होता है जो रिस्क कम लेना चाहता हो। ये याद कर लो, पेपर में आ सकता है रिस्क एवर्स। तब आपको समझ में आ गया
कि जो समझा रहा हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो आप कर लोगे। प्रॉब्लम क्या है, अभी अभी समझा है तो इसलिए आप आंसर दे पा रहे हो, लेकिन यही क्वेश्चन अगर मैं कल पूछूं तो आप आंसर नहीं दे पाओगे, क्योंकि घर जाके रिवीजन तो करते नहीं हो। अगर मेरा पढ़ाया हुआ सारा अच्छे से समझ कर चले जाओ और पेपर तक याद रखो तो 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं। कुछ बाहर से नहीं आने वाला, लेकिन जितना मैं समझाऊंगा उसके डिटेल तक जाके क्वेश्चन आएगा। अगर अच्छे से समझा होगा, बैक क्वेश्चन भी अच्छे से करे होंगे तो नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अभी तो सिर्फ एक टॉपिक समझाया था, कितने सारे क्वेश्चन बन गए उस पे, अभी और भी हैं। फंडामेंटल एनालिसिस मोस्टली कॉमनली यूज्ड इन इन्वेस्टिंग। सर। वेरी गुड, इन्वेस्टिंग। हैंग हो गया, अभी करते हैं आगे। यार अभी तो चला था। सर एक बार सेव करके क्लोज करके स्टार्ट कर कोई लीजिए। नहीं, कोई नहीं, हो गया। जिस दिन करता है ना उस दिन ज्यादा ही करता है, वैसे करता नहीं है। एक्चुअली आज मैंने इसे क्लोज भी नहीं किया, सुबह से जो ट्रेडिंग खोल रखी थी ना वो अभी तक खुला हुआ है, बीच में शट डाउन करने का वो नहीं लगा। आज मेरे मेहमान आए हुए थे। आप में से भी किसी के यहाँ पर मेहमान आए हुए हैं? नहीं सर। मेरे यहाँ तो रोज ही रोज आ रहे हैं। सर सुन नहीं पाया, क्या बताया आपने, रोज आता है? अरे तेज नहीं बोल सकता, मेरे यहाँ पर रोज मेहमान आ रहे हैं, तो इस वजह ठीक है। से ऐसा टाइम नहीं लग पा रहा है। इसको मैंने शट डाउन नहीं किया, इस वजह से हैंग कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन आप करके लाइएगा, मैं इसका अगला अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा डायरेक्ट, एक बार चल जाए बस। अगर आपका हो गया यदि कब जाओगे क्या होगा? क्या बोल रहे हैं? आपका तो हो गया, अतिथि कब आओगे कि जाओगे? नहीं नहीं, वैसे वाले नहीं, लेकिन जैसे आज मेरे ससुर जी और साला आया था, और कल दीदी आई थी, अभी कल परसों को करवा चौथ है तो थोड़ा सामान वामान भी लेने जाना पड़ता है ना, तो मतलब बिजी सा चल रहा हूँ, और काम भी है ही, हाथ में पा रहा हूँ, तो मतलब इस वजह से थोड़े से काम पेंडिंग है। सर करवा चौथ में सोने का गड़वा ले लीजिए, मैडम खुश हो जाएंगी। ले लिया उसने, चोट कैसे लग गई? अभी कुछ दिन पहले लग गई थी, 15 दिन पहले ना, हाथ में बाइक से गिर गया था तो हाथ में कुछ चोट आ गई थी, प्लास्टर लगना था, प्लास्टर लगाया नहीं, धीरे धीरे ठीक हो रही है। ये है, हाँ जी चल गया। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये आप कर लेंगे। अरे इतने सारे और भी हैं, क्वेश्चन तो कुछ ज्यादा ही दे दिए मैंने। अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो नंबर मजेदार आएंगे पूरे, बस इतने सारे क्वेश्चन कोई करता नहीं है। आगे की डिफरेंस क्या है इनके बीच में? पहला है रिस्क टॉलरेंस। रिस्क टॉलरेंस इन्वेस्टिंग में क्या होता है, लोअर रिस्क होता है कंपेयर टू द ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेशन। टाइम कमिटमेंट क्या होता है, ट्रेडर्स एंड स्पेकुलेटर क्या होते हैं, एक्टिवली मॉनिटर करते हैं मार्केट को, लेकिन इन्वेस्टर क्या होता है, एक बार लेके भूल जाते हैं, 1-2 साल बाद चेक करता है। रिटर्न कंसिस्टेंसी क्या होती है, इन्वेस्टिंग ऑफर स्टडी रिटर्न, इन्वेस्टमेंट में आपको ज्यादातर रिटर्न आ ही जाते हैं, लॉन्ग टर्म रिटर्न आ जाते हैं, वाइल ट्रेडिंग स्पेकुलेशन में अनप्रिडिक्टेबल होता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, और कितना भी हो सकता है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ये है, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये पेपर में हर बार आ रहा है। क्या है, इनसाइडर इंफॉर्मेशन वर्सेस मॉसियक एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको पता है मॉसियक एनालिसिस के बारे में? है कोई जिसे पता है?
सर ये नहीं सुना सर। अच्छा, इनसाइडर इंफॉर्मेशन सुना है? हाँ 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 वो पता है क्या होता है? हाँ सर। बताइए। सर ऐसे कंपनीज के बारे में इंटरनल इंफॉर्मेशन मालूम करके अपनी पोजीशंस बना लेना होंगे कि आगे कंपनी में क्या हो सकता है, या उनके मैनेजमेंट से कुछ लीकेज निकाल के जिसमें कंपनीज के एम्प्लॉइज या कोई टॉप मैनेजमेंट के बंदे इन्वॉल्व होते हैं। चलो तो एग्जांपल, तो रामू जी अब मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे और आप सिर्फ चेक करेंगे कि रामू जी सही बता रहे हैं कि गलत। और मैं बहुत इजी क्वेश्चन पूछूंगा पहला, तो लास्ट वाला हार्ड होगा, ये वाला तो सब बता सकते हो। पहला, सर एक कंपनी थी, कंपनी का नाम था रबड़ लिमिटेड, और एक कंपनी थी अपोलो टायर। रबड़ लिमिटेड ने 31 मार्च का अपना प्रॉफिट बताया सबको 10 अप्रैल को। 31 मार्च तक का प्रॉफिट की बैलेंस शीट बनाई और 10 अप्रैल को ऑडिट करवा के 10 अप्रैल को बता दिया। जब 10 अप्रैल को बताया उसने, तो मैं एज अ एनालिस्ट उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में चला गया और मैंने वहां जाके पूछा, सर आपके सबसे बड़े 5 जो क्लाइंट हैं, जो सबसे बड़े 5 क्लाइंट, उनके नाम बताओ। उन्होंने 5 क्लाइंट के नाम बता दिए, उसमें से एक अपोलो टायर भी था। मैंने कहा सर अब ये बताओ, अपोलो टायर जो आपके सबसे बड़े 5 क्लाइंट हैं, उनसे आपकी सेल बढ़ी या घटी? मतलब आपके जो 5 क्लाइंट आपको छोड़ के तो नहीं जा रहे? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारे सारे के सारे क्लाइंट हमारे साथ हैं और पिछली बार से ज्यादा सेल इस बार हमने दिया उन्हें। हमने स्पेसिफिकली अपोलो टायर के बारे में मैंने उनसे पूछा, सर अपोलो टायर को पिछले साल आपने 10,000 करोड़ की सेल की थी, इस बार इस क्वार्टर में कितनी की? कि सर पिछले पूरे साल में 10,000 करोड़ की थी, पिछले क्वार्टर में 2,500 करोड़ की थी, लेकिन इस क्वार्टर में उन्होंने 3,500 करोड़ की सेल की है। 3,500 करोड़ की सेल की, ये बात मुझे किसने बताई? रबड़ लिमिटेड ने। अब रबड़ लिमिटेड ने जब मुझे ये वाली बात बताई कि हमने अपोलो टायर को 3,500 करोड़ की सेल एक क्वार्टर में कर दी, जो हर बार 2,500 करोड़ होती, तो मैंने एक अंदाजा लगा लिया कि भैया अपोलो टायर का इस बार प्रॉफिट ज्यादा आएगा, उसने बहुत ज्यादा परचेज की है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने उसकी जीएसटी की रिटर्न्स ढूंढी अपोलो टायर की। अपोलो टायर ने अपनी जीएसटी की रिटर्न हर महीने भरती है, हर महीने भर के 1 तारीख को डेटा आ जाता है सारी की सारी कंपनीज का, ऑटो सेक्टर की कंपनी का 1 तारीख से लेके 2-3 तारीख तक सबका डेटा आ जाता है, कितनी सेल हुई पूरे महीने की। तो मैंने वहां से रिटर्न्स चेक करी, तो मुझे सेल का अंदाजा हो गया, भाई सेल भी ज्यादा हुई। तो मैंने फिर वहां के एक एम्प्लॉय से पूछा, तुम्हारी कंपनी कैसी चल रही है? कह रहा बढ़िया चल रही। मैंने सुना सेल भी ज्यादा है, परचेज भी ज्यादा तुम्हारी इधर। कह रहा जी बहुत काम है मेरे पास, तो मैं तो परेशान हो जाता हूँ, रात को 12-12 बजे आ रहा हूँ। और ये वाली बात बना के मैंने जो है उस अपोलो टायर के शेयर की कंपनी के शेयर खरीद लिए। तो बाद में सेबी ने मुझे पकड़ लिया। तो बताओ ये इनसाइडर ट्रेडिंग है या नहीं? ये तो ना पब्लिकली अवेलेबल डेटा है, तो ये तो इनसाइडर नहीं होगी, क्योंकि आपने जो हाँ ये आज की इस बात को जरा अच्छे से समझेंगे। बद्री जी आप बताइए। No, I think it is a research analysis from the trusted sources. It's not something that is inside our. मैंने उसके एम्प्लॉय से पूछा कैसा चल रहा कंपनी में काम। हाँ, तो ये भी नहीं होगा सर। वेरी गुड। ये जो मैंने अब इसमें ये जो मैंने किया, ये रिसर्च थी, ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं है। इनसाइडर इंफॉर्मेशन तब होती जब मैं रबड़ लिमिटेड की जगह अपोलो टायर के बंदे से पूछता तुम्हारी परचेज बढ़ी क्या इस बार, सेल बढ़ी क्या इस बार। मैंने उनसे पूछी ही नहीं, मैंने पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन का यूज करके और अपने रिसर्च एंड एनालिसिस करके एक कंक्लूजन निकाला कि इस कंपनी के शेयर शायद बढ़ सकते हैं, और मैंने वो रिसर्च की। ये रिसर्च है, आपको भी रिसर्च ऐसे ही करनी है। हर कंपनी का डेटा मिल जाता है, पर निकालने वाला चाहिए। भाई मुझे अपोलो टायर का डेटा निकालना है, कहां से निकालूंगा? जिससे वो परचेस कर रही है वहां से चेक कर लूंगा भाई किसके रिजल्ट पहले अनाउंस हो रहे। अगर पहले अपोलो टायर ने रिसर्च एनालिसिस अपने रिजल्ट अनाउंस कर दिए तो मुझे रबड़ लिमिटेड का पता लग जाएगा। अगर पहले रबड़ लिमिटेड ने अनाउंस कर दिया तो मुझे अपोलो टायर का पता लग जाएगा। ऐसे पता चलता है डाटा सारा रिजल्ट आने से पहले। ऐसे ही मैं बता रहा हूं, एंजल का प्रॉफिट बढ़िया आ सकता है इस बार, 15 तारीख को उसका रिजल्ट है, तो रिस्क है, लेकिन रिजल्ट आने से 2-3 दिन पहले आप उसकी कॉल खरीद के बैठ सकते हो। भाई अभी हो जाएगी सर, इसका कॉल आज नीचे आ गया काफी। आज तभी तो मैं बता रहा हूँ, आज नीचे आ गया, ले सकते हो। मैंने सर 22,050 का कॉल सेल करके रखा हुआ था और उसको 111 पे सेल करा था और 95 पे एग्जिट कर दिया था। अभी मुझे पता नहीं है आज कल में क्या हुआ। ठीक, देखिए आज गिरने का रीजन ये था कि जो वीकली एक्सपायरी है उस पर फिर से कोई प्रॉब्लम आई है,
इसी वजह से BSC, NSC, CDSL, एंजल, जीरोधा सब गिरे हैं। लेकिन ये न्यूज कल खत्म हो जाएगी, अभी सिर्फ उस पर डिस्कशन चल रहा है, कोई सच में थोड़ी खत्म कर दिया, और खत्म करके फायदा नहीं है किसी को भी, इसलिए कोई खत्म नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन वो आज इसलिए गिर गया, कल को उसी स्पीड से भागेगा। तो लेने को ले सकते हो, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। आप अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट से बात कर लें और अपने रिस्क पे ले लें, मैं रिकमेंड। अभी तो सर आप ही हो या ना हो, रिकॉर्डेड क्लास है, मैं नहीं रिकमेंड कर रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इनसाइडर इन्फॉर्मेशन का थोड़ा थोड़ा पता चल गया, और अपने रिसर्च एनालिस्ट किसे बोलते हैं वो भी आपको पता लग गया। लेकिन अब मोज़ेक एनालिसिस नहीं पता, तो मैं इनसाइडर और मोज़ेक के बारे में समझाता हूँ थोड़ा सा। और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पेपर में आया है। इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च, जब आप खुद रिसर्च कर रहे होते हैं, एन एनालिस्ट में कम अक्रॉस सम इन्फॉर्मेशन, आप कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन पता लग सकती है दैट आर नॉट नोन टू पब्लिक इन जर्नल, जो जर्नल पब्लिक को नहीं पता। इट इज नॉट नेसेसरीली दैट ऑल सच इन्फॉर्मेशन वुड फॉल अंडर द इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि वो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन ही हो जाए। इनसाइडर इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जरा ध्यान समझ लो। इनसाइडर इन्फॉर्मेशन इज अ मटेरियल, पहली बात तो मटेरियल, मटेरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। एक तो वो इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए, ये नहीं कि दो एम्प्लॉय में झगड़ा हुआ, एक ने दूसरे का सिर फोड़ दिया और आपको पता लग गया तो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हो गई। या फिर कंपनी के डायरेक्टर ने अपनी बीवी से तलाक ले लिया, आपको पता लग गया तो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। अरे भैया इंपॉर्टेंट नहीं है कंपनी के लिए, उसके डायरेक्टर का बीवी के साथ क्या हुआ हमें क्या पता, हमें क्या मतलब उससे। एक एम्प्लॉय ने दूसरे एम्प्लॉय का सिर फोड़ दिया, खून पी लिया उसका, हमें क्या मतलब इससे। मतलब कोई आपको कंपनी की न्यूज पता चलनी चाहिए और वो कंपनी के लिए फाइनेंशियली इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। पहला टॉपिक, एक इनसाइडर इंफॉर्मेशन होने के लिए पहली बात तो वो जो न्यूज है वो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो वो इनसाइडर इंफॉर्मेशन होगी। तो पहली कंडीशन क्या है, वो मटेरियल होनी चाहिए, मटेरियल का मतलब इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। दूसरी, वो नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो पूरी पब्लिक को नहीं बताई, किसी ने भी, कंपनी ने खुद नहीं बताई, आपको अंदर से पता चली, जो पब्लिक को इन जनरल नहीं पता। दैट when published would immediately affect an investor decision। दूसरा, तीसरा, वो जो न्यूज आपको पता चली है ना, वो इतनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि उसकी वजह से इन्वेस्टर का डिसीजन बदल जाए, इन्वेस्टर का डिसीजन अफेक्ट हो जाए कि उस शेयर को खरीदूं या बेचूं, ये वाला डिसीजन अफेक्ट हो जाए, इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तब जाके उस इंफॉर्मेशन को मटेरियल इंफॉर्मेशन बोला जाएगा। Whether an information can be considered insider depends on the source of the information, कि आपने उसको कैसे लिया, इट्स इम्पैक्ट्स एंड इट्स सर्टेनिटी। तो एक चीज को इनसाइडर होने के लिए पहली बात तो वो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए पब्लिक के लिए, नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और इस तरीके की होनी चाहिए जिससे कि उसके इन्वेस्टर का डिसीजन बदल जाए, और डिसीजन बदलने के बाद अगर वो डिसीजन बदलने लायक इन्फॉर्मेशन होगी तो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन समझ लिया जाएगा, अगर वो गलत तरीके से आपने इकट्ठी की होगी तो। आगे 10, अब एग्जाम्पल देखो। वाइल अ CEO टेकिंग अबाउट एन अनपब्लिश्ड एक्विजिशन, एक अनपब्लिश्ड एक्विजिशन प्रपोजल था। एक्विजिशन प्रपोजल का मतलब मैं एक कंपनी खरीदने वाला था। अब सीईओ को तो ये बात पता होती है, अगर मान लीजिए रिलायंस कंपनी अडानी एसीसी को खरीदने वाला था जब, तो हमें तो कब पता चला, जब उसने एसीसी से डील कर ली, सारी बातें हो गई कि मैं तेरे को खरीदना चाहता हूँ, एसीसी ने कहा ठीक है खरीद लो। तो उससे कुछ दिन पहले उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि हम एसीसी को खरीदेंगे, इस रेट में खरीदेंगे, ये वो सब बताया। लेकिन सीईओ को तो ये बात 2 साल पहले से पता थी, हम एसीसी से बात कर रहे हैं, हम अडानी एसीसी से भी बात कर रहा है, अल्ट्राटेक से भी बात कर रहा था, और उस टाइम पर इंडिया सीमेंट हुआ कर, तीनों खरीद ली ना उसने, अडानी ने। एसीसी भी अडानी के पास है, अल्ट्राटेक भी अडानी के पास है, और इंडिया सीमेंट भी अडानी के पास है। तीनों कंपनी एक साथ खरीद ली थी उसने 1 साल के अंदर। तो सीईओ को तो ये बात पहले से ही पता थी ना, तो सीईओ को तो पहले से पता थी। अगर वो पहले से इन कंपनियों के शेयर खरीद के बैठ जाए तो उसे इनसाइडर ट्रेडिंग बोल देंगे, क्योंकि उसने एक ऐसी इंफॉर्मेशन का यूज किया जो अनपब्लिक थी, इंपॉर्टेंट थी, एंड वुड चेंज द डिसीजन ऑफ द इन्वेस्टर भी थी, और गलत तरीके से उस इंफॉर्मेशन का यूज भी किया था उसने। तो अगर उसने उस कंपनी के शेयर पहले ही खरीद लिए, इंडिया सीमेंट के, एसीसी के या फिर अल्ट्राटेक के, तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग समझी जाएगी और सीईओ को जेल हो जाएगी। या फिर सीईओ ने ये इंफॉर्मेशन रामू जी को बता दी और रामू जी भी खुश होकर मजेदार घर घूर बेच बाच के सारे पैसे उसमें अल्ट्राटेक में लगा दें, तो भैया जब बाद में पता चलेगी तो सीईओ के साथ साथ रामू जी को भी अंदर की हवा खिलाई जाएगी। तो ऐसा काम नहीं करना है, और चोर जब तक वो पकड़ा ना जाए तब तक वो चोर नहीं है। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है, समझ।
सर ये सेबी की जो चेयरमैन थी इससे पहले, उनके साथ शायद ऐसे ही हुआ था। हाँ, उन्होंने इनसाइडर इन्फॉर्मेशन का यूज कर करके बहुत पैसा बनाया था, पकड़ी गई, बहुत परेशान किया उन्होंने। आगे तो वो कह रहा है अगर सीईओ टॉकिंग अबाउट बात कर रहा है एक अनपब्लिश एक्विजिशन प्रपोजल के बारे में, किसी को बता रहा है, वुड कंस्टिट्यूट एन इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, उसे इन्फॉर्मेशन को इनसाइडर बोल देंगे। एन एम्प्लॉय टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग वर्कलोड, अब जरा ध्यान समझो, एक एम्प्लॉय कह रहा है यार मेरे ऊपर वर्कलोड बहुत बढ़ गया है इन द परचेज डिपार्टमेंट विच में इंडिकेट हायर लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, लेकिन इसको हम इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं बोल रहे क्योंकि मेरे पर वर्कलोड बढ़ गया, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, बता सकता है एम्प्लॉय, नीड नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, ये इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जब सीईओ एक प्रपोजल के बारे में बात करेगा, देखो ये इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, देखो वर्कलोड बढ़ना और कम होना ही नॉर्मल बात है, कोई बता भी रहा है कोई बात नहीं, क्योंकि वो फिगर्स नहीं बता रहा कितना बढ़ गया, डबल हो गया कि 3 गुना हो गया, सब नहीं बताया उसने तो अपनी एक बात बताई, एक एम्प्लॉय के वर्कलोड से क्या फर्क पड़ता है। दूसरा, ऑफन एनालिस्ट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, हम जो है हम एनालिस्ट जो होते हैं अलग अलग सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, विच इंडिविजुअली मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, वो इंडिविजुअली तो इतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं, बट व्हेन पुट टुगेदर, लेकिन जब उन सबको मिक्स किया जाता है, मिक्स करने का उनका एनालिसिस किया जाता है, तो विद अदर पब्लिक और नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड ए क्रिटिकल इंसाइट, और उन्हें क्रिटिकल इंसाइट के बारे में पता लग जाता है। दीज आर कॉल्ड एज मोज़ेक एनालिसिस। देखो जब हम छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन 100 जगह से इकट्ठी करके फिर उनकी एक बड़ी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, उसी को बोला जाता है मोज़ेक एनालिसिस, और ये एक्सेप्टेबल है, इसी चीज के लिए हम डिग्री ले रहे हैं, इसी चीज के हमें पैसे मिलते हैं, इसी चीज के लिए हम बने हैं, यही आपको सीखना है। आई बात समझ में कि मोज़ेक एनालिसिस करके आप इनसाइडर इन्फॉर्मेशन निकाल लो। जैसे मैंने मोज़ेक एनालिसिस करके पता लगाया कि एंजल का प्रॉफिट बढ़िया आएगा, अब आप कहने लगो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, मैं क्या एंजल वाले से बात करके आया, किसी से एंजल के डायरेक्टर से पूछ ले भाई तेरा प्रॉफिट बढ़िया आने वाला है क्या, मुझे पता है बढ़िया आएगा, बस गलत भी तो आ सकता है, बेकार भी तो आ सकता है, कोई गारंटी थोड़ी है, लेकिन मेरा अपना एनालिसिस है कि मेरे को लगता है कि एंजल का प्रॉफिट बढ़िया आएगा और वो 10% भागेगा उस दिन, ठीक है। ऐसा मैंने एक बार मुथूट में बताया था, कोई है क्या यहाँ पर मुथूट वाला जिसको मुथूट याद हो? मेरे हिसाब से यस सर। कौन कौन है? धीरज जी और कुमारे जी भी थे ना, उन्होंने तो भी थे, हाँ। मैंने पिछले क्वार्टर की बात है ये, तब इनका बैच चल रहा था इन सबका, 1-1.5-2 महीने पहले की, 3 महीने पहले की बात है, पिछले क्वार्टर की। मैंने बोला था बिल्कुल ऐसे ही कि भैया मन्नमपुरम के रिजल्ट आने वाले हैं, सब खरीद लो और 10% भागेगा। रिजल्ट आए और अगले दिन 10% की कैप लगा के खुला। मैंने कॉल खरीदी हुई थी, 2 लाख रुपए बनाए थे। सर मनापुरम भी मथुर फाइनेंस का ही पार्ट है ना? नहीं, अलग अलग है। अच्छा। तो हमने उसकी कॉल खरीद के रखी थी, मैंने शायद 10 लॉट 1 लाख रुपए लगाए थे, और 1 लाख रुपए लगा के 2 लाख कमाए थे, 3 गुनी हो गई थी मेरी कॉल एक ही दिन में। एक दिन पहले खरीद के गया, शाम को 4-4:30 बजे रिजल्ट आ गया, जब सुबह को 9 बजे खुला तो 10% की कैप पे खुला था, और जैसे ही खुला मैंने बेच दिया, 3 गुने हो गए थे पैसे, 1 लाख लगा के 3 लाख कर लिए थे, तो एक ही दिन में 2 लाख। और भी बहुत सारे बंदों ने खरीदे थे इस बैच में, सबको प्रॉफिट हुआ था। तो इसे बोलते हैं मोज़ेक, और इसे ही बोलते हैं स्पेकुलेशन, क्योंकि हमें तो पता नहीं कल क्या होगा, कल रिजल्ट आने वाला, हम तो खरीद के बैठ गए तो 0 हो जाएंगे या तो हीरो हो जाएंगे, इसी को स्पेकुलेशन। तो अगर किसी सर अभी जो LICI आपने आज बताया था उसको उसका फ्यूचर में ही लेके रखा है सर आपने? मैंने कॉल ली हुई है, मैं सर इस समय, हाँ सर इस समय बता दीजिए कौन सा खरीदा जाए। आप खरीद लीजिए। देखो मैं बताता हूँ, एक तो मैंने आज ही खरीदवाया, कौन सा खरीदवाया वो? LICI सर। LIC खरीदवाया आज? हाँ तो LIC खरीद सकते हो, गिरा हुआ है अभी। और एक खरीदवाया ना आज, एक आपने और पोस्ट करा था कोई, IGL खरीद लो। सर आप पढ़ने वाले ग्रुप में भेज दिया करिए, थोड़ा सा हम लोग भी अमीर बन जाया करें। भेजता तो हूँ मैं, मार्केट वाले ग्रुप में भेजता हूँ, आप मेरे मार्केट वाले ग्रुप में तो हैं। अच्छा, आप चेक करा करें, मैं रोज भेजता हूँ मार्केट वाले ग्रुप में। अगर कोई स्टूडेंट मार्केट वाले ग्रुप में नहीं है अगर, तो मुझे लिखकर भेज दे कि सर ऐड मी टू द मार्केट ग्रुप, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वैसे मेरे को पता है, मैंने सारे स्टूडेंट्स को ऐड किया। अच्छा, आपकी मार्केट ग्रुप में? मार्केट ग्रुप एक अलग है, मार्केट बाय शिवम गुप्ता ऐसा कुछ नाम है उसका, वो ग्रुप अलग है। ठीक है, अच्छा ठीक सर, ठीक। ये रहा, देखो दिखा देता हूँ।
ये रहा मार्केट न्यूज फाइनेंशियल गुरु शिवम गुप्ता के नाम से है। जी जी इसमें तो है। हाँ तो भाई यही वाला ग्रुप में मैं डालता रहता हूँ। देखो आज मैंने आईजीएल डाला था, ये रहा बाय आईजीएल करंट मार्केट प्राइस 216 रुपए चल रहा था और ये टारगेट दिए हुए हैं। मैं इसे डाला था, देखो ये रहा, खरीदा भी है कई सारे लोगों ने। ये ओके सर। 910 पे दिया था और 999 तक का टारगेट दिया है। ठीक 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 ओके सर। थैंक चलिए यू तो सर। मोज़ेक एनालिसिस पे थोड़े से क्वेश्चन आए हैं, चलो देखते हैं किसको समझ आया। इनसाइडर इंफॉर्मेशन इज बी पार्ट है सर इसका। वेरी गुड। एक तो नॉन पब्लिक होनी चाहिए, मटेरियल होनी चाहिए और कंपनी के बारे में होनी चाहिए। वेरी गुड। मोज़ेक एनालिसिस सर बी। ए नहीं है किसी के हिसाब से? मोज़ेक एनालिसिस जनरली पब्लिक अवेलेबल इंफॉर्मेशन से ही ऐसी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है जो किसी और को समझ में नहीं आ रही। जी जी। What is the primary risk of using insider information in trading? Violation of insider trading law। सबसे बड़ा रिस्क जेल जाने का ही होता है। अगर आप इंसाइडर इंफॉर्मेशन का यूज करोगे, सबसे बड़ा रिस्क क्या है? वायलेशन ऑफ द इंसाइडर ट्रेडिंग लॉ, जेल जाओगे। मोज़ेक थ्योरी इन फाइनेंशियल एनालिसिस इन्वॉल्व्स सर फर्स्ट वन। इसमें तो पब्लिक और नॉन पब्लिक दोनों इंफॉर्मेशन लिखी है। ए होगा सर। ए में पब्लिक और नॉन पब्लिक दोनों लिखा है। नॉन पब्लिक सर सी है इसका आंसर, सी है, सी स्पेकुलेटिव दिया हुआ है। बी आंसर है सर इसका। सी सी सी। यूजिंग यस इनसाइडर सर। इंफॉर्मेशन, इनसाइडर इंफॉर्मेशन यूज करोगे। बी आंसर है सर इसका। बी। देखो जो बंदे ए और सी बोल रहे थे उनका क्या होगा? अभी तो समझाया, सारी की सारी public हाँ information बी use बी करते है हैं। करेक्ट। बी है इसका आंसर। इनसाइडर ट्रेडिंग लीगल है या इलीगल, बस ये बता दीजिए। इलीगल। लीगल तो वो कैसे भी नहीं। इलीगल। वेरी गुड। इलीगल वाला एक ही आंसर था, वही लग गया। बेस्ट डिस्क्राइब द मोज़ेक एनालिसिस। इनमें से कौन सा मोज़ेक एनालिसिस है? प्रेडिक्टिंग स्टॉक मूवमेंट। ए होगा सर ये। सर बी है करेक्ट आंसर, बी। इसमें पब्लिक देखो इसमें लिखा हुआ है यूजिंग पब्लिक, बिल्कुल ठीक। नॉन मटेरियल इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है टू फॉर्म कंक्लूजन। बी ही है। नॉन मटेरियल का मतलब पता है क्या है? सर इसका शायद डी आंसर होगा सर इसका। डी मॉनिटरिंग का, बिल्कुल ठीक है, ये लग रहा है मुझे। और ये तो बी निकला इसका आंसर। यूजिंग पब्लिक नॉन मटेरियल इंफॉर्मेशन टू फॉर्म इन्वेस्टमेंट कंक्लूजन। Sir, non-material is like नॉन मटेरियल तो बता देता हूं। नॉन पब्लिक पढ़ लेते हैं। ए क्वेश्चन आंसर है प्रिडिक्टिंग स्टॉक मूवमेंट यूजिंग प्राइवेट डेटा। देखो प्राइवेट डेटा तो इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाएगा, तो ये तो इनसाइडर ट्रेडिंग, इसलिए तो आंसर होगा नहीं। सी पढ़ते हैं। लिवरेजिंग इनसाइड इन्फॉर्मेशन। देखो इनसाइड इन्फॉर्मेशन कर लोगे, ये भी इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाएगी, ये भी छोड़ दो। मॉनिटरिंग कंपनीज मैनेजमेंट प्राइवेट डिसीजन। प्राइवेट डिसीजन को कैसे पता लगा सकते हो? ये भी एक तरह से इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। देखो बाकी 3 इनसाइडर है, तो जो बचा वही हो गया। ये सही है। इसलिए 20 का आंसर है। एक और चीज के अंदर कुछ गलत नहीं लिखा हुआ, एक चीज लिखी हुई यूजिंग पब्लिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। मटेरियल भी हो सकता है, नॉन मटेरियल तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी यूज करो। तो नॉन मटेरियल कर ली। टू फॉर्म देखो कंफ्यूज करने के लिए नॉन मटेरियल डाल दिया, लेकिन आंसर इसका बी ही है, क्योंकि बाकी 3 तो हो ही नहीं रहे ना। ऐसे क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन पढ़ने हैं और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लगे वो लगाना है। सही है, बी भी नहीं है, नॉन हटाना चाहिए इसके अंदर से, लेकिन चलो बाकी गलत नहीं लग रहा बी भी, तो बी ही इसका आंसर होगा। क्लियर सबको? पेपर में ऐसे डिलेमा वाले क्वेश्चन ही आते हैं जो सारे के सारे आंसर लगते हैं, समझ में नहीं आता कौन सा लगा है। फिर हम कहते हैं कि सर पेपर में गलत आंसर आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। मोज़ेक एनालिसिस तो पढ़ने में मजा आ रहा है।
Mosaic theory involves combining, देखो इसके अंदर इंसाइडर टिप आ गया तो ये तो होगा ही नहीं। पब्लिक कंपनी रिपोर्ट एंड सेक्टर इंसाइड ये हो सकता है। सी कॉन्फिडेंशियल आ गया तो होगा ही नहीं। बी आंसर है। नॉन मटेरियल इंफॉर्मेशन विद स्पेकुलेटिव न्यूज, ये भी गलत, ये बी है इसका आंसर। व्हाट डिफरेंशिएट मोज़ेक एनालिसिस एंड इनसाइडर ट्रेडिंग, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? मोज़ेक यूजेस नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन, गलत, नॉन पब्लिक तो यूज करता ही नहीं है। मोज़ेक यूजेस पब्लिक एंड जनरली ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, ये तो ठीक लग रहा है। इनसाइडर यही होगा ट्रेडिंग सर। रिलाइज सोलली ऑन एनालिस्ट प्रेडिक्शन, गलत। इनसाइडर ट्रेडिंग तो अंदर की न्यूज होती है आपके पास। बोथ इन्वॉल्व्स यूजिंग प्राइवेट, गलत। तो सही आंसर इसका बी लग रहा है। चारों आपको पता लग जाएगा कौन सा लगाना है। आंसर बी है। बाकी के क्वेश्चन आप कर लोगे इसके नीचे के, मैं अगला वाला वो पढ़ा रहा हूँ टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे दोनों। कल पढ़ाएंगे आपको टेक्निकल एनालिसिस, थोड़ा थोड़ा जितना मुझे आता है बस उतना टेक्निकल पढ़ाएंगे कल। आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में किस किस को मजा आया? सर क्लास तो हर दिन मजा आता है सर। नहीं, कुछ एक दो दिन से पिछली क्लास जो है बोरिंग सी थी क्योंकि मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। आज भी थ्योरी पढ़ाई है। तो आप लोगों से एक गुजारिश है, आप लोगों ने अपना फीडबैक बनाना है। अब तक की 15 क्लास हो गई है, 30 दिन की आपकी क्लास है टोटल, आधा बैच खत्म हो चुका है। तो आधा के आपको कैसा लगा इसके बारे में फीडबैक बनाना है। कुछ अगर चेंजेस करने चाहिए हमें, कुछ हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए हो आपको, मेरी कोई बात गलत लगती हो तो वो भी, और जो बातें अच्छी लगती है वो तो थोड़ी ज्यादा लिख देना। वो लिख के आज तक का फीडबैक बना के आपको ग्रुप पे डालना है अपने। तो पंकज सर के लिए है कि फीडबैक चाहिए स्टूडेंट्स का, तो वो फीडबैक आज बनाकर डालना है जैसा भी आपको लगता है। और सारे स्टूडेंट डाल अपने ग्रुप पे, फर्स्ट सेकंड सारे के सारे। और जिसको इम्प्रूवमेंट करानी है वो भी जरूर डाल दे, और किसी को अगर अच्छा लग रहा है तो बहुत ही जरूर डाल ले, है ना। योर सर आपके सर एक तो एक चीज है सर, कोई शिकायत नहीं है एक्चुअली, पूरा का पूरा क्लास बढ़िया चल रहा है। ओके, सब ठीक है सर। मुझे हिंदी आती है, मैं कर्नाटक से हूँ, बैंगलोर से। मुझे हिंदी थोड़ा बहुत आती है, समझ लेता हूँ। लेकिन अब जब कुछ कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होते कि हमको सिखा रहे होते, वो पूरा का पूरा सेंटेंस आप हिंदी में जब बोलेंगे ना, थोड़ा एक दो शब्द ऐसे निकल जाते हैं कि हमको समझ में नहीं आता, और थोड़ा स्पीड ज्यादा हो जाता है। थोड़ा स्पीड कम हो तो सब ठीक है सर, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अगर आपको कोई लाइन समझ में ना आए या कोई वर्ड, आप उसी टाइम हैंड रेज करके मुझसे उस वर्ड का मीनिंग पूछ सकते हैं, और वो लाइन दोबारा से पूछ सकते हैं अगर मैं कभी स्पीड ज्यादा कर दूं। वैसे तो मेरी जरूर सर। बहुत कम ही तेज होती है, जब तेज होती है तो वो इजी टॉपिक पे होती है। फिर भी अगर आप, हाँ सर, एक्चुअली आपका जो एक्चुअली नेचर है वो बात करने का, वो शैली ऐसी है कि बहुत आप बुलेट ट्रेन जैसे ही जाते हो एक्चुअली। ऐसा नहीं कि क्लास में आप उतना फास्ट सिखाते हो, लेकिन आपका बोलने की तरीका है, वो शैली है। तो थोड़ा स्पीड लगता है एक्चुअली, स्पीड नहीं है। आप क्वेश्चन हमके समझ के पूरे निकल के बाद ही आगे आगे पढ़ाते हो, कोई शिकायत नहीं है सर। सिर्फ वो एक मुझे लगा फीडबैक लिख कर डालना है, और जो लिख ना पाए रिकॉर्डिंग करके भी डाल सकते हैं। ठीक सर, मैं रिकॉर्डिंग करके डाल दूंगा सर। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। अब ये बताइए, मैंने कहा था लास्ट में अगर किसी की क्वेरी है तो मैं ले लूंगा। क्वेरी लेना चाहता हूँ 15-20 मिनट, जो जी तो मैं क्वेरी ले लूंगा। पेज नंबर बोलिए और क्वेश्चन नंबर बोलिए। सर जो अभी आप बता रहे थे ना स्टार्टिंग में कि जैसे डिविडेंड को री इन्वेस्ट करते गए आफ्टर 5 इयर्स, जैसे फर्स्ट ईयर में आपने स्टॉक खरीदा 100 रुपए का और फर्स्ट ईयर में आपको 5 रुपए मिला, सेकंड ईयर में 10 रुपए मिला डिविडेंड, ऐसे करके 5 साल बाद, और उस डिविडेंड को आप री इन्वेस्ट करते गए। तो जो 100 रुपए का स्टॉक आपने खरीदा था वो आपने 140 रुपए में सेल कर दिए, तो ये तो 40 रुपीज का तो आपका अपफ्रंट उस पर हो गया स्टॉक। सो में खरीदा, बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। अच्छा हाँ, तो वो री इन्वेस्टमेंट वाले उस तरह के एक दो सवाल बता देंगे ना सर आप बताइए क्वेश्चन नंबर बोलिए, मैं वही बता दूंगा ना। प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के क्वेश्चन है वो। हालांकि इस चीज पे अलग से ही क्लास लगानी पड़ेगी, लेकिन आप फिर भी पूछ लीजिए।
पेज नंबर जैसे सर क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे सर आप इसका चैप्टर 2 का लास्ट में सेकंड लास्ट का पेज है सर। चैप्टर 3 स्टार्ट होने से एक पेज पहले जाना पड़ेगा इसके और ऊपर एक पेज और ऊपर क्वेश्चन नंबर है 9। हाँ नहीं ये नहीं है। पेज नंबर सर इसमें प्रिंटेड सर आप चैप्टर नंबर 3 का जो फर्स्ट पेज है ना टर्मिनोलॉजी यूज तो उसके फर्स्ट पेज उससे पहले वाला पेज है बस। हाँ इसके ऊपर एक पेज और नाइन। हाँ 9 ये 9 विच इज नॉट अ की। नहीं सर फिर क्या कुछ गलत हो रहा है। आप क्वेश्चन बोल दीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर ए है बॉट स्टॉक एट 100 रुपीज डिविडेंड पेड 4.50। बोलिए व्हाट इज Yes, 192. 182 92. 92 ये वाला हाँ ये क्वेश्चन देखिए। बॉट स्टॉक आपने 100 रुपए का स्टॉक खरीदा, डिविडेंड है 4.5 रुपए का, री इन्वेस्ट 5% पर एनम फॉर 5 ईयर, सोल्ड एट 130। व्हाट इज द टोटल? ध्यान समझिए, आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा आज, 100 रुपए आपकी जेब से चले गए, फिर ठीक है ये 0 ईयर में 100 रुपए चले गए, फिर फर्स्ट ईयर में आपको 4.5 रुपए मिले, सेकंड ईयर में भी 4.5 मिले, थर्ड ईयर में भी, फोर्थ में भी और फिफ्थ में भी 3, 4 और 5 में 4.5 और 4.5 मिले, फिर फिफ्थ ईयर के एंड में आपने 130 रुपीज और मिल गए। तो वो कह रहा है व्हाट इज द टोटल रिटर्न। अब जरा ध्यान समझिए, जो 4.5 आपको मिले इसमें भी तो ब्याज मिलेगा, कंपाउंड होता है यार। तो इसलिए सोल्यूशन देखा, सोल्यूशन इसका अच्छा। चलिए अब आपको 30 रुपए तो ये बच गए, जरा ध्यान समझिए, 30 रुपए तो ये पूरी बच गए, 130 माइनस 100 30 तो ये बच गए, और 4.5 5 बार बचे हैं, 22.5 रुपए ये बच गए। तो वैसे तो डायरेक्ट आंसर इसका 52.50 दिख रहा है हमें कि 100 रुपए खरीदे और 52 रुपीज कमाए। ठीक है, अब क्योंकि लेकिन इसने कहा था, इसमें एक वर्ड जोड़ दिया री इन्वेस्टेड, अगर ये वर्ड ना होता तो आंसर होता हमारा ये। सही है, अगर कुछ ना होता क्वेश्चन में लिखा तो आंसर होता हमारा 52.50। मिला 4 पंजे 20 और 22, बिल्कुल सही है। और ये आंसर गलत है, सही आंसर अभी आएगा, लेकिन क्योंकि इसमें री इन्वेस्टेड लिखा है तो री इन्वेस्टेड का मतलब 5 साल बाद हमारे पास कितने पैसे हो गए पता लगाना। जरा ध्यान समझो, हमने 100 शुरू में दिए, उसके बदले अब 4.5 तो हमें पहले साल में मिले, 4.5 दूसरे साल में, 4.5 3 साल में, 3.5 तीसरे साल में। तो जब 5% से हम इसको लगाएंगे तो इसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो 4.5 रुपए है, इस पे 5% का ब्याज देना पड़ेगा अगले 4 साल। तो इस पे 5% बार बार जोड़ दो 4 बार। इस वाले में 3 बार जोड़ दो, इस वाले में 2 बार, इस वाले में 1 बार, इस वाले में नहीं जोड़ना, और इस वाले में भी नहीं जोड़ना। अब जो आंसर निकल कर आएंगे उन्हें जोड़ना है। वो आंसर बहुत ज्यादा आएगा, 60 पॉइंट समथिंग आएगा, 160 पॉइंट समथिंग। फिर 100 में से लेस करके वो 60 पॉइंट समथिंग जो होगा वो आंसर होगा। चलो मैं एक्सेल शीट पे करके दिखाता हूँ ये क्वेश्चन आपको। देखिए जी, 100 रुपए आपने पहले दिए, इसे मैंने माइनस में लिख दिया, फिर आपको 4.5 मिले, 2 3 4, और लास्ट में मिल गए आपको 134.5। 5% से ही मैं इसको इंडेक्स कर रहा हूं, तो ये पीवी फैक्टर निकाल दे। आपको पता है 1 डिवाइडेड बाई 1.05 इक्वल्स टू लगा के, फिर इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाई 1.05। अच्छा सॉरी, इसमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी थी। तो देखो, जब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है तो डिवाइड करते हैं, और जब फ्यूचर वैल्यू निकालनी होती है तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो, जब 1 साल की निकालनी, इसमें तो कुछ निकालनी ही नहीं है, इसका तो 1 रहेगा, इसकी होगी 1.05 मल्टीप्लाई कर दी, फिर इसकी होगी इक्वल्स टू दिस इंटू 1.05, फिर इसकी होगी
ये आ गई। अब इन सबकी मल्टीप्लाई, और इसका टोटल। आपने जो कमाया वो कमाया 27 रुपए 23 पैसे, और अगर टोटल में देखा जाए तो कमाया आपने 54-55 रुपए के लगभग। किस किस को ये वाले नहीं समझ में आया, ये कैसे आया? सर ये जो आपने ई वाली रो में जो कैलकुलेशन की है, पहले तो हमने 100 रुपए में शेयर खरीदा है तो वो माइनस में डाल दिया, क्या 4.5 तो वो 134 हो गया। देखो जो हमारे को लास्ट में पैसा मिला उस पर तो कोई ब्याज मिलेगा नहीं, क्योंकि उसे री इन्वेस्ट कर ही नहीं पाए हम। तो 134 पैसे जो मिले तो 134.50 पैसे रह गए। जो इससे 1 साल पहले 4.5 मिले थे वो 1 साल का ब्याज जोड़कर हो गए 4.70 रुपए। जो 2 साल पहले मिले उसमें 2 साल का ब्याज जुड़ा, इसलिए हो गया 4.96। और जो 3 साल पहले मिले तो उसमें 3 साल का ब्याज जुड़ा, 4 साल पहले मिले तो उसमें 4 साल का, जो 5 साल पहले मिले तो उसमें 5 साल। ऐसे करके हमारा ये आंसर निकल गया। तो हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट आया है वो 27 रुपए है। दूसरा जो मैंने 100 रुपए लगाए थे, मैंने उसका ब्याज भी जोड़ लिया। वो 100 रुपए जो मैंने लगाए थे वो 5 साल में तो 127 रुपए अपने आप हो जाते हैं, तो मैंने वो भी जोड़ा। अब इसे अगर हम प्रॉफिट को ना जोड़ें तो हम इसे हटा भी सकते हैं। उस केस में हमारे 154 रुपए जाएंगे। 100 के 154, प्रॉफिट आंसर आ गया 54 रुपए। ये तब है अगर हम अपने 100 रुपए में ब्याज ना जोड़े तो इसका सही आंसर ही 54 रुपए भी हो सकता है, 54 रुपए 86 पैसे। 100 रुपए पे तो हम वैसे भी नहीं जोड़ेंगे ना, वो तो ईयर एंड में होगा सर कैलकुलेशन उसकी। हाँ, 100 रुपए आपने दिए थे तो उसे 100 रुपए को मैसे ही लिख देंगे। ये आ गया आंसर 54। 54.86 इसका सही आंसर है। क्वेरी किसी को कोई? सर ये पीवी फैक्टर लिखा है, इसका क्या मतलब? पीवी मतलब प्राइस वैल्यू। अरे फ्यूचर वैल्यू फैक्टर है ये। एक होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो डिवाइड करके निकलता है, एक होता है फ्यूचर वैल्यू फैक्टर जो मल्टीप्लाई करके निकलता है। जब पैसे आपने आज दिए और 5 साल बाद कितने मिलेंगे ये देखना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं 1.05 से। और जब आपने पैसे आपको 5 साल बाद मिल रहे हो और उसकी आज की वैल्यू निकालनी हो तो उसे प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं, तब डिवाइड करते हैं। इस वाले केस में क्या था, जो 4 साल बाद कितने होंगे मैंने ये निकाला है। 4 साल बाद कितने होंगे ये निकालने के लिए मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। सर ये 134.5 कहां से आया? सर 134 4.5 रुपए का डिविडेंड मिला। हाँ ठीक है सर। और कोई क्वेरी? रामू जी समझ में आ गया? हाँ सर इसी तरह के हैं, वो एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्लैरिटी हो जाएगी। हाँ, और ज्यादातर के आंसर गलत हैं तो टेंशन मत लेना, आप ठीक। सॉल्व करना और मेरे से आंसर मैच करवा लेना। सेकंड चैप्टर का टेस्ट कब दे दें आपको? मैं सोच रहा हूँ कल दे दूं सुबह को। सर कल तो जॉब रहेगा, सैटरडे को कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, कल सुबह को मैं दूंगा, आप शाम को कर लेना। शाम को? ठीक है सर, हाँ ऐसे हो सकता है। किसी को कल देने में कोई क्वेरी प्रॉब्लम हो तो बोलिए। सर 1-2 दिन और दे देंगे ना सर, तो थोड़ा रिवाइज करके प्रॉपर्ली फिर दे देंगे। चलो तो आज क्या दिन है? आज हो गया है थर्सडे। आज वेडनेसडे सर। वेडनेसडे है तो संडे रख दे। संडे को सर टुमारो थर्सडे रख ले सकते हैं। हाँ जी, थर्सडे रख लेंगे। अच्छा आपका कहना ये वेडनेसडे तो आज है ही, थर्सडे तो कल है। कल है हाँ। अच्छा नहीं, सबका कहना ये है कि हम सेकंड चैप्टर एक बार रिवाइज करेंगे, फिर अच्छे से पूरा अटेम्प्ट करेंगे, पूरे नंबर आएंगे 100 में से 100। तो ठीक है, मुझे ठीक लग रही है। संडे में तब तक आप पूरा रिवाइज कीजिए, तब तक आपका 4th चैप्टर जो चल रहा है ये भी खत्म हो चुका होगा। इस संडे को मैं चैप्टर का टेस्ट दे दूंगा, फिर एक दिन छोड़ के ट्यूसडे को मैं 4th चैप्टर 3rd चैप्टर का दे दूंगा, फिर एक दिन छोड़ के 5th चैप्टर का 4th चैप्टर का दे दूंगा, और तब तक 5th चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर 5th का दे दूंगा। तो अब अपना चल कर रखो, हर बार 3-3 दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी, इस बार दे रहा हूँ क्योंकि किसी की आवाज नहीं है, इसका मतलब क्या है कि उनकी तैयारी नहीं है, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट दिया था तो मुझे किसी के भी टेस्ट में मजा नहीं आया, फुल तो किसी के आ ही नहीं थे। अब अगर तुम एक चैप्टर का टेस्ट भी नहीं दे पा रहे, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन भी बुक वाले दे रहा हूँ, मैं कुछ अलग से बनाकर नहीं दे रहा हूँ, लाइन से लगा के दे रहा हूँ क्वेश्चन, जैसे बुक में है सीरियल वैसे ही मेरा है। अगर वो वाला पेपर में भी नंबर नहीं आ रहे तो फिर पेपर में जो आएगा वो बिल्कुल नए नए क्वेश्चन आएंगे, वो कैसे करोगे? तो कम से कम ये वाले टेस्ट में तो 100 में से 100 पूरे नंबर आने चाहिए, तब जाके मैं मानूंगा कि थोड़ी बहुत तैयारी है।
अच्छी तब भी नहीं कहूंगा, और अगर आपके उसमें भी नंबर कट रहे हैं तो मतलब फिर अच्छी तैयारी नहीं है। तो सेकंड चैप्टर का टेस्ट होगा आपका संडे को, और मुझे उसमें नंबर पूरे चाहिए, ठीक। तब तक के लिए आप परसों को चैप्टर नंबर 1 का जो मैंने टेस्ट दिया था पहले, वो चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट आप एक बार और अटेम्प्ट करेंगे, और उसका भी स्क्रीनशॉट मुझे दोबारा भेजेंगे कितने नंबर आए, ठीक। कल आप जो है सबके सब चैप्टर नंबर 1 को दोबारा अटेम्प्ट करके कल की डेट में सब अपना अपना स्क्रीनशॉट भेजेंगे कितने नंबर आए, देखते हैं इस बार कितने आते हैं। और सेकंड चैप्टर में संडे को दूंगा ही, ठीक है। और क्लास यहीं रखते हैं खत्म, और आप लोग अपना फीडबैक। सर एक चीज पूछ रहा था, हाँ जी, चीन का मार्केट अभी कितना सस्ता है सर इंडिया से? चीन के मार्केट पे मैंने बिल्कुल रिसर्च नहीं की हुई, मुझे पता ही नहीं सस्ता है भी या नहीं। लेकिन अमेरिका का मार्केट तो सस्ता है इंडिया से सर अभी। अमेरिका का तो लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, इंडिया से भी ज्यादा, कहाँ से सस्ता है। नहीं, पी रेशो के हिसाब से। हाँ, पीई रेशो के हिसाब से आप चेक कर लीजिए सस्ता है कि नहीं, मैंने देखा नहीं है। लेकिन अमेरिका में भी रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है, अमेरिका में रिस्क ऑफ पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल रिस्क भी है, दो रिस्क है, इसलिए उसका पी कम है, वो महंगा ही माना जाएगा। उसके सबसे बड़ा रिस्क तो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है अमेरिका का। अभी आपको बताया था ना, डेटा उसके ऊपर बहुत बड़ा, उसे रिफाइनेंस करना है, वो नहीं रहा। तो अभी अमेरिका का टेक्नोलॉजी सेक्टर वगैरह गिर सकता है कि सर? माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल। बिल्कुल गिर सकता है, क्यों नहीं, पूरी की पूरी मार्केट गिर सकती है सर पूरी। और अपना मार्केट क्यों डाउन हुआ सर आज? ये तो मार्केट है, कुछ नहीं होता है। सर ट्रम्प इज अ स्पेकुलेटर सर, इसलिए वहां पे गोल्ड सिल्वर स्टॉक मार्केट से बढ़ रहा है, और रीजन पता नहीं है क्यों बढ़ रहा है, गिरने सर रियल इकोनॉमी, सर अमेरिका में रियल इकोनॉमी नहीं चल रही है सर, स्पेकुलेटिव इकोनॉमी चल रही है। देखो ये मार्केट है, और ये सिल्वर बेच आशा बढ़ गए हैं ना। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि घर बिक गए हैं, उन्होंने शॉर्ट कर रखा था गोल्ड को, वो कहते थे और कितना भागेगा 1 लाख पे। मेरा दोस्त, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप जानते भी हो, समझ तो गए होंगे, सीए है तो। हाँ सर, वो बनिए जो आपने बताया था। हाँ वही, नहीं नहीं, जिन्होंने आपका वो क्लास ली थी, गर्ग जी। हाँ। 1 लाख रुपए जब गोल्ड हुआ ना, तो उनका 90,000 से बिका हुआ था, 90,000 से। 90,000 पे बोल रहे थे यार, 60 से 90 आ गया, अब थोड़ी भागेगा, इसे बेचूंगा। 90,000 पे गोल्ड बेच दिया भाई साहब, वो 1 लाख हो गया। और एक दो लॉट नहीं बेचे हुए थे, लॉट बेचे हुए थे ज्यादा, कई लाख का नुकसान। 1 लाख हो गया। 1 लाख पे मुझे पूछ रहे गुप्ता जी ये गोल्ड का क्या करूं? मैंने कहा भैया हाथ जोड़ के निकल जाओ, इतना लॉस हो रहा होने दो, क्योंकि अगर इसने एक बार 1 लाख तोड़ दिया तो फिर ये 1,10,000 जाएगा। मैंने ये वाली लाइन बोली। अभी सर 4065 है सर, अभी रेट 4065। हाँ, अरे भाई पागलों की तरह भाग रहा है, क्योंकि लोग इसमें फंसे हुए हैं, शॉर्ट करे हुए। कोई हम अपनी आपस की बात छोड़ो, बड़े बड़े सेंट्रल बैंक फंसे हुए हैं, बड़े बड़े सेंट्रल बैंक जिन्होंने टनों का टनों गोल्ड शॉर्ट किया हुआ है, वो फंसे हुए हैं। उनकी शॉर्ट कवरिंग की वजह से गोल्ड भाग रहा है, और अभी भाग सकता है, लेकिन दिवाली के आसपास से ठंडा पड़ेगा, दिवाली के अगले दिन टूटेगा। और सर जब ये गिरने आएगा ना, 10-15% एकदम से करेक्ट हो जाएगा ये एक ही दिन में 5% भी टूट जाएगा, 10%, 5% एक दिन में, मतलब एक ही दिन में गोल्ड 10,000 नीचे हो गया काम। जैसे एक बार और इससे पहले 20,000 कम हो गए थे गोल्ड के प्राइस। चलिए, तो दिवाली में कहने का है कि गोल्ड सिल्वर धनतेरस से कुछ फर्क पड़ता है क्या सर गोल्ड का? हर बार तो धनतेरस से कोई फर्क गोल्ड पे? सेंटिमेंटल है कि धनतेरस पे इंडियंस खरीदेंगे, इसलिए थोड़ा सा रेट बढ़ जाता है। ऐसा होता है। मैंने आज तक कभी धनतेरस पे गोल्ड गिरते हुए नहीं देखा, या तो 200 रुपये बढ़ेगा या 2,000 बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा, गिरते हुए नहीं देखा कभी गोल्ड धनतेरस वाले दिन। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, वेटिंग फॉर योर। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। जब भूख लगे ना, क्या बनाया आज?
क्या हो रहा है? मम्मी को आती स्वाद ही नहीं है, नमक कम है इसमें। वो एक आदमी में लग रहा होगा वैसे मैंने मुझे रहने दे आप, ऊपर से डालने का रहने दे। और अपने हाथ के खाने में बर्तन मांज के रखने थी दोनों। क्या भी रखे क्या आपके पास 2 है क्या? दे दो। ये रहा एक मिनट। अरे खा लो फिर ठंडी अब हो गई।